दोस्तों नमस्कार। यूपी हमारे यूट्यूब चैनल यूपी एग्ज़ाम्स में आप लोगों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। जैसा कि ये एग्ज़ाम जो है ये यूपी ट्रिपल एससी आयुर्वेद का, उसके लिए स्पेशल क्लास आप लोगों के लिए बनाया गया है, जिसमें आप सभी लोग इससे संबंधित जितनी भी जानकारियां हैं वो यहाँ से ले पाएंगे। और यहाँ पर हम आप लोगों को आयुर्वेद का पूरा जितना भी डेफिनेशन बेस से लेकर के और पिनेकल तक, जहाँ तक टॉप तक जहाँ तक होता है वहाँ तक आप लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं बचेगा इसमें जहाँ आप लोगों को कोई जानकारी अधूरी रह जाए, जिस जानकारी को आप न जान पाएँ, ऐसा कुछ भी नहीं बचेगा। आप लोग बहुत अच्छी तरीके से सारी जानकारियों को यहाँ से लेंगे। तो एक बार पुनः आप सभी लोगों का हमारे इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग बने रहिए और खूब मेहनत के साथ मिल करके पढ़ते रहें। निश्चित ही आप सभी लोगों का आने वाले समय में भविष्य उज्जवल होगा। इसी के साथ सबसे पहले, चूँकि आज हम लोग जिस टॉपिक की चर्चा करने जा रहे हैं, जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं, उस टॉपिक का नाम है आयुर्वेद और उसके पूरे इतिहास के बारे में हमें चर्चा करना है। आयुर्वेद चूँकि ये छोटी बात नहीं है, ये एक दो दिन की बात नहीं है, ये हजारों हजार वर्षों से हमारे ऋषि मुनियों की तपस्या का फल है, जो हिंदुस्तान में, भारत देश में आयुर्वेद बनकर के उभरा हुआ है। आयुर्वेद शब्द के अर्थ को अगर हम जानने की कोशिश करेंगे, जब हम इसको देखने की कोशिश करेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे कि इसको आयुर्वेद क्यों कहते हैं, क्योंकि मनुष्य का जब जीवन की काउंटिंग होती है तो उसकी आयु पूछा जाता है कितनी वर्ष है आपकी, और कितने वर्ष तक आदमी जिंदा रहा या कितने आयु तक वो स्वस्थ रहा। तो इसीलिए आयुर्वेद को जब आप उसका संस्कृत में अर्थ खोजेंगे दोस्तों, तो आप लोगों को दिखेगा कि जब हम इसको तोड़ते हैं तो आयु का मतलब जीवन और वेद का मतलब ज्ञान या विज्ञान, मतलब जिसमें आयु के ज्ञान और विज्ञान को समझने की कोशिश किया जाता है, जानने की कोशिश किया जाता है, उसे सुचारू रूप से बचपन से लेकर के और मृत्यु तक उसे अच्छी तरीके से चलाने की कोशिश किया जाता है, तो वही उसी को आयुर्वेद कहते हैं। चूँकि अब इसी को अगर हम सरल भाषा में समझने की चेष्टा करें तो जीवन का विज्ञान, आयुर्वेद को क्या बोलते हैं? जीवन का विज्ञान बोलते हैं। आयुर्वेद केवल बीमारियों का इलाज नहीं है। आयुर्वेद में केवल बीमारियों का इलाज नहीं किया जाता, बल्कि स्वस्थ और लंबा जीवन जीने की संपूर्ण पद्धति है। आप जानिए कि जितने भी योगाचार्य, जितने भी आयुर्वेदाचार्य हमारे हिंदुस्तान में हुए, चाहे वो चरक रहे हों, चाहे वो सुश्रुत रहे हों, चाहे वो बाघभट्ट रहे हों, चाहे जो भी रहे हों, अब चाहे चरक संहिता पढ़ लीजिए चरक की, बाघभट्ट की अष्टांग हृदयम पढ़ लीजिए आप, चाहे आप सुश्रुत की सुश्रुत संहिता पढ़ लीजिए। मनुष्य के जीवन में कैसे उसको निरोगी रहना है, कैसे किस बीमारी का इलाज करना है, उसमें उन लोगों ने बहुत विस्तृत तरीके से और देसी पद्धतियों के द्वारा उन लोगों ने बताने की कोशिश किया है। इसलिए आयुर्वेद जो है ये केवल स्वास्थ्य ही नहीं बल्कि लंबा जीवन जीने की संपूर्ण पद्धति है। अब आयुर्वेद की भाषा में जब क्या कहते हैं चरक संहिता का अध्ययन किया जाता है तो उसमें एक श्लोक आप लोगों को मिलेगा, हिता हितम दुखम दुख मायुस्तस्य हिता हितम मानम च तच्च यत्रोक्त मायुर्वेदम सउच्यते। अब इसका क्या अर्थ है आप देखिए। हिता हितम का मतलब क्या? हित का मतलब होता है लाभ। हित का मतलब क्या होता है? लाभ। अहित का मतलब क्या होता है? अहित का मतलब होता है हानि। मतलब ऐसी चीजें जो हमारे हित में कही गई हैं वो हितकारी होती हैं, जो चीजें हमारे लिए अच्छी नहीं हैं वो अहितकारी होती हैं। सुखम का मतलब सुख से है, दुखम का मतलब दुख से है। आयु माने हमारे जीवन, हमारा जीवन या हमारे आयु से संबंधित है, और तस्य का मतलब उसका जीवन। हिता हितम का मतलब क्या लाभकारी है और क्या हानिकारक है। मानम का मतलब जो हम माप लेते हैं। चा का मतलब और होता है संस्कृत भाषा में। तत्र का मतलब वह होता है। चा का मतलब भी होता है। यत्र माने यत्र को क्या कहते हैं संस्कृत भाषा में जिसमें कहते हैं। उक्तम का मतलब
जो आप कहा गया है, जिसके बारे में आयुर्वेद का मतलब आयुर्वेद हो गया, सह का मतलब वही है, उच्चते का मतलब कहलाता है। तो मतलब जब हम इस श्लोक के बारे में पढ़ने का मतलब जानने की कोशिश करते हैं तो हमको ज्ञात होता है कि यह चरक संहिता से लिया गया है और इसका जो आप लोगों को अर्थ दिखाई पड़ेगा कि जिस शास्त्र में जीवन के लिए क्या हितकारी है और क्या अहितकारी है, क्या सुखद है और क्या दुखद है, जीवन का स्वरूप क्या है और जीवन के लाभ हानि का वर्णन किया गया हो, उसी को आयुर्वेद कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये बात जो आज हम कह रहे हैं, जो आज हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, जो आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, इस बात को हजारों साल पहले चरक ऋषि ने अपनी पुस्तक चरक संहिता में इस बात को दिखाने का प्रयास किया कि मनुष्य के लिए, मनुष्य के जीवन के लिए क्या हितकारी है, क्या अहितकारी है, क्या सुखद है, क्या दुखद है, जीवन का स्वरूप क्या होता है, जीवन में लाभ हानि का वर्णन कैसे किया गया है, ये आयुर्वेद में उन्होंने बताने की कोशिश किया है। ठीक है, अब आप लोग इसको और आसान भाषा में समझने की कोशिश कीजिए, जो हमें ज्ञान, अब जो आयुर्वेद है, चूंकि हम पढ़ क्या रहे हैं, आयुर्वेद पढ़ रहे हैं, आयुर्वेद समझने की कोशिश कर रहे हैं, आयुर्वेद को जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो जो ज्ञान हमें यह बताता है कि कौन सी चीज़ें शरीर के लिए अच्छी हैं। देखिए, सारे लोग पूरी दुनिया में जितने भी मनुष्य हैं, चाहे वो हिंदुस्तान का हो, चाहे कोई क्या कहते हैं इटली का हो, चाहे कोई इंग्लैंड का हो, चाहे वो रशिया का हो, कोई भी आदमी हो, जो भी है, सारा सबसे पहले आदमी किसके बारे में सोचता है? अपने शरीर के बारे में सोचता है। तो जो हमारा आयुर्वेद कहता है कौन सी चीज़ शरीर के लिए अच्छी है, कौन सी चीज़ शरीर के लिए हानिकारक है, और कैसे स्वस्थ और सुखी जीवन जिया जाए, कैसे रोगों से बचा जाए। भाई मेन मुद्दा आज की डेट में तो यही है। पहले आदमी पैसे के लिए भागा, इतने बड़े बड़े विकास किए, इतने बड़े बड़े डैम्स बनाए, पुल बनाए, इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन किया, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाए, उसके बाद क्या खरीद के लाया? रोग। क्या खरीद के लाया? रोग। अब उसके बाद क्या किया कि जो अब तक एलोपैथी और तमाम पैथियों पर लोग भाग रहे थे, भाग करके कहाँ पर आ रहे हैं? धीरे धीरे आयुर्वेद पर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये बीमारी का इलाज नहीं करता है, ये बीमारी का इलाज नहीं करता, बीमारी को समाप्त कर देता है, एकदम आपके शरीर से आउट कर देता है, और ये और कोई पैथी नहीं कर पाती है। इसलिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि कौन सी चीज़ सब मनुष्य को, लोगों को सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है कि वो ये इस बात को अच्छी तरीके से जाने कि कौन सी चीज़ शरीर के लिए अच्छी है, कौन सी हानिकारक है, कैसे स्वस्थ और सुखी जीवन जिया जाए और रोगों से कैसे बचा जाए। अगर यह ज्ञान हमको नहीं है तो आने वाले समय में धीरे धीरे हम बीमार हो जाएंगे, और जो पैसे कमाने के लिए हमने अपनी सामर्थ्य और ऊर्जा लगाई हुई थी, उसको बचाने के लिए हमें सारे पैसे को फिर से ले जाकर के हॉस्पिटल में दे देना पड़ेगा। इसलिए ये चीजें सबसे महत्वपूर्ण होती हैं। ठीक है, इसी विज्ञान को आयुर्वेद कहते हैं, और यही सिर्फ इतनी बात को समझ लेना ही क्या कहलाता है? आयुर्वेद कहलाता है। अब देखिए, आयुर्वेद में केवल रोगियों की दवा नहीं है, आयुर्वेद में केवल रोगों की दवा नहीं होती है, बल्कि सही जीवन जीने का विज्ञान है। आपको बताएं कि आप जब कभी आप लोग थोड़ा सा 1 मिनट बने रहिएगा, हम आप लोगों को बताएं कि जैसे अगर आप कभी अष्टांग हृदयम पढ़िए, ये बागभट्ट साहब ने लिखा हुआ है, तो आप उसमें देखेंगे केवल पानी पीने के तरीके से मनुष्य के शरीर की सैकड़ों बीमारियां दूर हो जाती हैं। केवल पानी का सही तरीका कि कैसे पीना है, कब पीना है, कितना पीना है, कहाँ पीना है, ये अगर केवल जान ले आदमी तो उसके बहुत सारे रोगों का निदान हो सकता है। थोड़ी सी एक जानकारी आप लोगों को देना चाहेंगे। ये यूपी SSSC आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट का जो बैच हम लोग चला रहे हैं दोस्तों, आप लोग इसमें बने रहिए और आप लोगों को क्या कहते हैं, इसमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां मिलेंगी। हम लोगों ने इसमें बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं, लगभग 10,000 प्लस आप लोगों को MCQ PDF उपलब्ध कराएंगे, क्लास PDF उपलब्ध कराएंगे, डेली क्विज देंगे, मतलब जितना संभव हो सकेगा ये सारी चीज़ें हम आप लोगों को उपलब्ध कराएंगे। और हमने सबसे कम प्राइस अपनी रख रखी है, मात्र 999 रुपये ओनली। और आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें, जैसा भी रहेगा हमसे जुड़े रहेंगे, आप भी लाभान्वित होते रहेंगे, हम भी लाभान्वित होते रहेंगे। फिर आप लोगों को लेकर के चलते हैं एक बार पुनः आयुर्वेद की उत्पत्ति। अब किस पर आते हैं, ये तीसरी पॉइंट पर हम जब चर्चा करेंगे तो आयुर्वेद की उत्पत्ति। देखिए, हमने बताया ना कि ये जो हमारी ये जो विधा है आयुर्वेद, ये मूल रूप से भारतीय विधा है।
और ये जो विधा है ये 1-2 दिन में तैयार नहीं हुई दोस्तों। ये 100-200 साल की विधा नहीं है, ये कई हजार साल की, लाखों साल की हमारे ऋषि मुनियों की तपस्या का परिणाम है, जो उन्होंने इस तरीके से इस आयुर्वेद के एक एक चीज़ों का बहुत बारीकी से अध्ययन करके और उसके बाद लोगों पर प्रयोग करके और इस विधा को हमारे पास तक लेकर के आए हैं। कैसे? अब जब हम इसका अध्ययन करना शुरू करते हैं कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, तो जब हम भारतीय परंपरा के अनुसार इसको जानने का प्रयास करते हैं तो हम देखते हैं कि हमें जो जानकारियां मिलती हैं, चूंकि जब हम वेद का नाम लेंगे, जब हम सामवेद का नाम लेंगे, जब हम अथर्ववेद का नाम लेंगे, जब हम ऋग्वेद का नाम लेंगे, तो चूंकि बहुत पुरानी चीज़ें हैं और ये चीज़ें चूंकि किसी व्यक्ति ने लिखा नहीं है, तो जब हम उसको जानने की का प्रयास करते हैं तो हमें जो जानकारियाँ वहाँ से मिलती हैं उसमें यजुर्वेद की शुरुआत देवताओं से मानी जाती है। अब चूंकि ये क्या कहते हैं बियॉन्ड दिस अर्थ की बात हो गई, तो जो लिखा हुआ हमको उन चीज़ों को मानने में कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन हम ऐसा वहाँ पर जो दर्शाया गया है आयुर्वेद की शुरुआत देवताओं से मानी जाती है। अब ऐसा हम कैसे जानते हैं? ऐसा हम पौराणिक कथाओं के माध्यम से जानते हैं, ऐसा हम प्राचीन किताबों को पढ़ करके जानते हैं, ऐसा हम ऋषि मुनियों ने जो टीका लिखा, जो किताबें लिखी, जो व्याख्या किया, जो क्या कहते हैं उन्होंने अपनी स्पीचेस दिए, उसके माध्यम से हम इन बातों को जानते हैं। ठीक ना? तो अब पौराणिक कथाओं के अनुसार जब हम इसको जानने का प्रयास करते हैं, जब हम पौराणिक कथाओं को पढ़ते हैं तो तमाम सारी जानकारियां हमको मिलती हैं। उसमें क्या जानकारियां हमको मिलती हैं? देखिए, ये छोटी छोटी चीज़ें, भाई हम इस देश में पैदा हुए, इस संस्कृति में पैदा हुए, इसी चीज़ों में लगे रहे और बहुत सारी ऐसी बारीकियाँ होती, बहुत सारी ऐसी जानकारियाँ होती कि हम जान ही नहीं पाते कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो सबसे पहले चूँकि आयुर्वेद का जो ज्ञान था वो ब्रह्मा ने आयुर्वेद को बनाया, जो हमारे क्या कहते हैं हिंदुओं के सृष्टिकर्ता हैं, जिन्होंने इस पूरी सृष्टि की रचना की, और उन्होंने सबसे पहले आयुर्वेद का ज्ञान बनाया। उसके बाद उन्होंने जब इस ज्ञान को बनाया तो उन्होंने इस ज्ञान को दक्ष प्रजापति को दिया। दक्ष प्रजापति ने इसी ज्ञान को, चूंकि देखिए उस समय लेखन का काम नहीं था, उस समय क्या थी, चीज़ें श्रुत थी, लोग बोलते थे, उसको सुन लिया जाता था और अगली पीढ़ी में फिर सुना करके ट्रांसफर कर दिया जाता था। वो एक दिन का काम नहीं होता था, वो रटाए जाते थे। जैसे लोग पूछते हैं ना वेद कहाँ लिखा रहा, ये कहाँ लिखा हुआ था, वो श्रुत भाषाएं थी, वो सुन करके लोग उसको अर्जित करते थे और उसको जानते थे और याद रखते थे और अगली पीढ़ी को ट्रांसफर कर देते थे। तो जब ब्रह्मा ने राजा दक्ष प्रजापति को इस बात को बताया तो दक्ष ने पुनः इसको और प्रचारित करने के लिए उन्होंने अश्विनी कुमारों को बताया इस बात को। अब अश्विनी कुमारों ने इसी ज्ञान को, चूंकि भाई बीमारी सबको होती है, शरीर में थकावट सबके आती है, शरीर में अशुद्धि सबकी आती है, तो फिर अश्विनी कुमारों ने इस बात को राजा इंद्र को बताया। अब इंद्र ने, चूंकि इंद्र देवताओं के राजा थे, तो उन्होंने इस ज्ञान को ऋषियों को दिया। चूंकि क्या था कि अब तक देवताओं के पास था, तो चूंकि इसका सबसे ज़्यादा काम किसको पड़ेगा, मनुष्यों को पड़ेगा, तो वहाँ से ट्रांसफ़र किया गया ऋषियों को। चूंकि ऋषि जो थे वो इम्पोर्टेंट एनर्जी उनके पास थी, तो उनको दिया गया कि आप अब इसके माध्यम से मानव जाति का कल्याण करें, उन तक पहुँचाएँ। इसी प्रकार आयुर्वेद मानव समाज तक पहुँचा। तो दोस्तों ये बहुत ही, जब हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं तो हमें बहुत आनंद आता है और उन प्राचीन विचारों में खो जाना पड़ता है कि किस तरीके से आयुर्वेद की खोज कहाँ से हुई, किनको मिला और किनके माध्यम से हम जैसे आम नागरिकों तक पहुँचा, आम लोगों तक पहुँचा। तो इसी प्रकार से आयुर्वेद मानव समाज तक पहुँचा। अब चौथे पॉइंट पर जब हम आते हैं तो हम देखते हैं कि वैदिक काल में आयुर्वेद, क्योंकि वैदिक काल और ऋग्वैदिक काल से ही हमको जो लिखित जानकारियाँ मिलना प्रारंभ होती हैं, मोस्टली वहीं से मिलना प्रारंभ होती हैं, इसलिए इसमें कोई टीका टिप्पणी की बात नहीं है और न मन में किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन पैदा करें आप लोग, क्योंकि वैदिक काल ऋग्वैदिक काल से यहाँ से चीज़ें तमाम लिखित मिलने लगी हमको, तो हमें थोड़ा सा आसानी होती है। चूँकि जिन चीज़ों को हम प्राचीन में लिखी हुई हैं और उनको हम पढ़ लेते हैं तो हमको ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है कि ना ये बात ठीक है। तो वैदिक काल में आयुर्वेद जो है वो इसका प्राचीन उल्लेख जो है वो अथर्ववेद में मिलता है। तो हमने कहा ना कि जब वेद का नाम लेंगे हम तो आप कहेंगे कि वेद में कैसे लिखा गया, वेद में कैसे आया, तो यह अथर्ववेद में इसका क्या कहते हैं वर्णन है। जब आप इसको पढ़ेंगे, इसको देखेंगे तो आप लोगों को दिखाई पड़ेगा कि अथर्ववेद में इसका वर्णन है, जिसमें किन किन चीज़ों का वर्णन है, तमाम प्रकार के रोगों का वर्णन है। और
देखिए केवल रोगों का वर्णन नहीं है, उनके औषधीय पौधों के बारे में बताया गया है कि किस पौधे से किस रोग का समूल उपचार, उसका समूल विनाश किया जा सकता है। रुकिएगा, ठीक है। तो जैसे अथर्ववेद में जब हम इसको खोजने का प्रयास किए कि अथर्ववेद में क्या लिखा हुआ है, तो हमें दिखता है रोगों के बारे में, औषधीय पौधों के बारे में। अरे भाई, जैसे मान लीजिए आपको रोग के बारे में जानकारी हो गई, अगर उसके इलाज के बारे में जानकारी आपको नहीं होगी तो बेकार है। इसलिए उसमें रोगों का, फिर उसके बाद उसके औषधीय पौधों का, कि किस बीमारी पर हम किस प्रकार के पौधों का इस्तेमाल करते हैं। तमाम प्रकार की जड़ी बूटियों का। अब जड़ी बूटियों का मतलब वो चाहे हिमालय की घाटी में और चाहे आपके गांव के सीमान में, जहां पर भी जो भी घास उगी हुई है वो कोई ना कोई आयुर्वेद की दवा ही है। और बस जानकारी किसकी करनी है कि उसकी उपचार पद्धति का। दोस्तों, कोई भी जो आपके घास फूस घर के इधर उधर खेत सीमान गांव में आपको उगा हुआ दिखाई पड़ेगा, आप उसको गूगल कर लीजिएगा, उसकी इतनी आपको क्या कहते हैं मिलेगी कि किस बीमारी में उपचार, इससे क्या होता है, इससे क्या होता। और ये एक दिन में नहीं हुआ होगा, ये इस पर कई 100 साल हमारे ऋषियों ने रिसर्च किया होगा, कई हजार कई लाख लोगों पर, तब उनका वर्णन लिखा हुआ है। इसलिए जो है उनकी उपचार पद्धतियों का भी वर्णन है। इसलिए अथर्ववेद का आयुर्वेद का मूल आधार माना जाता है। इसीलिए वो सर्टिफाई है कि अथर्ववेद को आयुर्वेद से संबंधित ही माना जाता है, क्योंकि उसमें संपूर्ण जानकारियां उसी से दिया गया है। अब 5वें बिंदु पर आते हैं, प्राचीन भारत में चिकित्सा व्यवस्था। देखिए मजेदार बात यह है कि प्राचीन काल में आप जाके देखिएगा, जो रसा का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी है, जहां पर एलोपैथ की सबसे बड़ी क्या कहते हैं चिकित्सा पद्धति का हॉस्पिटल है, वहां पर जाकर के देखोगे तो सबसे पहले भगवान सुश्रुत का वहां पर प्रतिमा लगा हुआ है। अब सुश्रुत तो पैदा हुए हिंदुस्तान में, तो उनकी प्रतिमा वहां क्यों लगी? चूंकि उन्होंने हिंदुस्तान में आयुर्वेद के माध्यम से पहली बार शल्य चिकित्सा किया था। और जिसको आज का एलोपैथ केवल सर्जरी के माध्यम से पूरी दुनिया में मेडिकल के क्षेत्र में सबसे बड़ा जाल बुना बैठा हुआ हो, तो उनकी फोटो वहां पर लगी हुई है। तो आपको प्राचीन भारत में चिकित्सीय पद्धति जब आप पढ़ेंगे तो आपको शौक लगेगा कि इतनी मजबूत क्या कहते हैं हमारी क्या कहते हैं आयुर्वेदिक ये जो प्रणाली थी, जिसके माध्यम से क्या कहते हैं ऋषि मुनि जड़ी बूटियों के माध्यम से, तमाम प्रकार के हर्ब और शर्ब के माध्यम से तमाम प्रकार की बीमारियों का इलाज ऐसे चुटकियों में कर दिया करते थे। तो जब हम पढ़ना शुरू करते हैं तो हम देखते हैं कि पुराने समय में भारत में जो ऋषि और वैद्य जंगलों में जड़ी बूटियां लाकर लोगों का इलाज करते थे, वो सबसे पहले क्या करते थे, पौधों की पहचान करते थे। कौन सा पौधा है और इसकी प्रकृति क्या। देखिए आयुर्वेद में 3 चीजें अभी नहीं बताना चाहिए हमें बस, लेकिन आप लोगों को जरा सा 1 मिनट इंडिकेट कर देते हैं। 3 चीजें हैं, एक है वात, दूसरा है पित्त और तीसरा है कफ। ये 3 ही सिम्टम्स हैं जो पूरी बीमारियों को बनाते हैं। ये 3 ही चीजें हैं जो पूरी बीमारियों को पैदा करते हैं। यही एक जैसे वात बिगड़ा हुआ है तो लगभग 100 बीमारी, पित्त बिगड़ा हुआ तो लगभग 150 बीमारी, कफ बिगड़ा हुआ तो लगभग 200 बीमारी। इस तरीके से जो है 100, 200, 150, 300 बीमारियां ये क्रिएट करते हैं आपके शरीर में। तो सबसे पहले हमें ये जो हमारे ऋषि मुनि थे, ये जो हमारे आयुर्वेद के जानकार लोग थे, इन लोगों ने सबसे पहले पौधों की पहचान करना सीखा। सबसे पहले पौधों की पहचान किया। उसके बाद जो दूसरा सबसे बड़ा बात था, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपकी शरीर किस प्रकृति की है। शरीर की प्रकृति करने के समझने का मतलब यह है आपके शरीर में पित्त की मात्रा ज़्यादा है, आपके शरीर में कफ की मात्रा ज़्यादा है, आपके शरीर में क्या कहते हैं वात की मात्रा ज़्यादा है। तो अगर शरीर में ये पहचान हो गया कि आपकी शरीर की प्रकृति क्या है, वात वाली है, पित्त वाली है या कफ वाली है, तो समझ लीजिए आपकी आधी बीमारी का इलाज तो मिल गया। फिर उसके बाद बीमारी पकड़ करके उसका इलाज कर दिया जाता था और
मामला सही हो जाता था। तो तीसरा जो होता है, अब जैसे मान लीजिए कोई वात रोगी है तो उसको किस प्रकार का भोजन, अगर कोई कफ वाला आदमी है तो उसको किस प्रकार का भोजन, अगर कोई पित्त वाला आदमी है तो उसको किस प्रकार का भोजन। तो वात, पित्त और कफ को बैलेंस करने के लिए, ठीक है, सब शरीर की प्रकृति के हिसाब से भोजन दिया जाता था। और उसके लिए मौसम सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए कि गर्मी के मौसम में और सर्दी के मौसम में, बरसात के मौसम में तो किसी को बरसात से एलर्जी, किसी को गर्मी से एलर्जी, किसी को सर्दी से एलर्जी, तो मौसम का भी महत्वपूर्ण स्थान होता था। उसके बाद उस आदमी की मानसिक स्थिति, ये महत्वपूर्ण चीज है कि आदमी की मानसिक स्थिति कैसी है, वो किस प्रकार के भावावेश में है। तो जब भावावेश उसका ज्यादा अच्छा रहेगा, कम अच्छा रहेगा, दुखी है, क्या कहते हैं प्रसन्न है, या क्या कहते हैं बीमार रुग्ण है, तो वो मानसिक स्थिति भी उसकी बहुत काउंट करती है। और उसी को देख करके, इसी स्थितियों को देख करके हमारे जो आयुर्वेदाचार्य थे, हमारे जो ऋषि मुनि थे, जिन्होंने इतना मेहनत करके इन चीज़ों को इकट्ठा किया था, उसी के माध्यम से क्या कहते हैं इलाज करते थे। तो आयुर्वेद में यह माना जाता है कि शरीर में 3 प्रकार के दोष होते हैं। हमने अभी ऊपर चर्चा कर दिया था आप लोगों से, वात, पित्त और कफ। तो जब देखेंगे वात, पित्त और कफ को ना, तो ये मजेदार बात है। किसी में आप देखेंगे किसी के पेट में गैस भरा हुआ है, वो कहे गुरुजी बहुत का दिन बहुत गैस बनता है। कोई कहता है पित्त, गुरुजी बहुत खा लेते हैं एसिडिक हो जाता है, वो गला जलने लगता है, पेट में जलन होने लगती है, तमाम प्रकार की समस्याएं बताएगा। और कोई आदमी आपको मिलेगा, वो बताएगा अरे भैया क्या बताएं, इतना कफ बनता है, सांस लेने में तकलीफ होता है, बलगम बनता है, वो क्या कहते हैं सांस नहीं ले पाते हैं, और क्या कहते हैं तमाम प्रकार की बीमारियों को बताता है वो। तो ये तीनों चीज़ें जो है वात, पित्त और कफ से ही, सारी बीमारियों की जड़ यही 3 चीज़ें हैं, वात, पित्त और कफ। तो ये इसके असंतुलन से ही रोग पैदा होते हैं। अब आइए धन्वंतरी और आयुर्वेद, ये जो आचार्य धन्वंतरी साहब थे, जिनको आयुर्वेद का देवता माना जाता है। धन्वंतरी साहब ने आप देखिएगा कि चूंकि हम लोग भाई भारतीय हैं और भारत में तमाम सारी क्या कहते हैं कथाएं हैं, दंत कथाएं हैं, और क्या कहते हैं लिखित कथाएं हैं, और मतांतर बहुत दिन से चले आ रहे हैं। तो उसमें एक जो है कथा है, वो समुद्र मंथन की कथा है। समुद्र मंथन के अनुसार धन्वंतरी अमृत कलश लेकर के उसी समुद्र मंथन से प्रकट हुए थे। आप इसीलिए इनको जो है धन्वंतरी को आयुर्वेद का देवता कहा जाता है, क्योंकि इनकी उत्पत्ति किसी व्यक्ति से नहीं हुई थी। इनकी उत्पत्ति कैसे हुई थी? समुद्र मंथन के दौरान जब देवता और राक्षसों के बीच क्या कहते हैं समुद्र मंथन किया जा रहा था, तो उसमें ये अमृत लेकर के कलश में प्रकट हुए थे। इन्हें चिकित्सा और आयुर्वेद का आदि गुरु माना जाता है। आज भी भारत में धनतेरस के दिन धन्वंतरी की पूजा की जाती है। आप देखो, जब हमारे यहाँ दिवाली पड़ती है तो दिवाली के 1 दिन पहले धन्वंतरी की पूजा होती है। दिवाली के 1 दिन पहले, जिसको कहते हैं आप धनतेरस, और धनतेरस को बताया जाता है कि सोना खरीद लो, चांदी खरीद लो। वो धनतेरस जो है, वो सोना चांदी तो बाद में, सबसे पहले आप अपने शरीर के जो सोना चांदी हैं इनको दुरुस्त कर लीजिए। सोना चांदी का मतलब क्या? आप अपने शरीर को रोग मुक्त करके और क्या कहते हैं अपने शरीर को स्वस्थ करने का जो तरीका होता है उसको सीख लीजिए। उस दिन भगवान से प्रार्थना कर लीजिए एक साल भर में खुश रहूं, प्रसन्न रहूं, किसी प्रकार की बीमारी, किसी प्रकार की समस्या हमारे ऊपर ना आवे। तो इसलिए जो है धनतेरस उन्हीं के नाम पर मनाया जाता है। अब हम आते हैं चरक और चरक संहिता के बारे में। चूँकि धन्वंतरी भी क्या कहते हैं बहुत क्या कहते हैं आचार्य थे और चरक भी। तो चरक को आयुर्वेद का जनक कहा जाता है और इनकी पुस्तक जो है वो चरक संहिता, ये आयुर्वेद की सबसे महत्वपूर्ण पुस्तकों में से एक मानी जाती है। तो देखिए, जब चरक संहिता आप पढ़ना शुरू करोगे, संस्कृत में लिखा हुआ बच्चों, तो आप लोगों को तमाम सारे श्लोकों के माध्यम से ऐसे ऐसे ज्ञान की बातें लिखी हुई हैं। अगर उसका हिंदी ट्रांसलेट करोगे तो आप भी एक बार शॉक हो जाओगे कि इतनी सारी बातें ये लोग एक ही जन्म में कैसे लिख दिए, कैसे इन चीज़ों को। चूंकि उस समय भाई सबकी उम्र, आज जानते हो आपकी 50, 60 साल, 100 साल, इससे ज़्यादा तो किसी की उम्र नहीं है। अब वो लोगों की उम्र कितनी थी और कितने समय में इन चीज़ों का उन लोगों ने क्या कहते हैं विश्लेषण करके लिखा हुआ है, आपको ताजुब होगा उन ग्रंथों को पढ़ करके। तो उस ग्रंथ में सबसे पहले उन्होंने शरीर की रचना के बारे में बताया।
तो आप देखेंगे ना, जैसे आज मॉडर्न साइंस भी पढ़ेंगे आप ना, तो मॉडर्न साइंस में भी शरीर की रचना के हिसाब से आदमी की बीमारी, उसका व्यक्तित्व, उसका क्या कहते हैं रहन सहन, उसका बोलचाल, उसका क्या कहते हैं सारी चीज़ें होती हैं। तो उन्होंने उस ग्रंथ में शरीर की रचना के बारे में बताया। दूसरी चीज़, रोग के कारण, बहुत महत्वपूर्ण बात है। किसी व्यक्ति को रोग हो जाना बड़ी बात नहीं है। आप आज भी अभी किसी एलोपैथिक डॉक्टर के पास चले जाएं तो वो पहले पूछता है कि भाई आपको बीमारी हुई थी, इसके पहले भी कोई बीमारी हुई थी, इसके पहले भी कभी हुआ था, किसी चीज़ से एलर्जी है, कोई समस्या है, तो इसलिए पूछता है, क्योंकि वो रोग के कारण जानना चाहता। आपके रोग से नहीं मतलब, आपके रोग के कारण को जानना चाहता। तो आयुर्वेद में इन चीज़ों को बहुत पहले बता दिया गया था कि रोग के कारण को जानिए। फिर उसके बाद उनकी दवाइयों का जिक्र उन्होंने किया। फिर दवाइयों के बाद उन्होंने आहार, देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर कोई कफ प्रकृति का व्यक्ति है और उसको क्या कहते हैं उसका इलाज चल रहा है और उसको आइसक्रीम खिला दीजिए आप, तो अब पूरी दवाई एक तरफ, वो आइसक्रीम एक तरफ। बात समझ रहे हैं? कोई बात रोगी है, उसको कोई ऐसे जैसे चना चबवा दीजिए तो बात बढ़ा देगा और उसके शरीर में। तो इसलिए जो है ऐसे लोगों को शरीर की प्रकृति के हिसाब से ही क्या कहते हैं रोगों का उपचार और आहार होता है। फिर उसके बाद रोगों का उपचार, जब सारी चीज़ें क्या कहते हैं शरीर की रचना पता लग जाए, रोग के कारण पता लग जाए, दवाइयाँ पता लग जाए, उसका आहार पता लग जाए, तो रोगों का उपचार तो अपने आप से हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है जीवन शैली, वो कैसे होता है। मतलब जैसे किसी व्यक्ति के शरीर पर दवाई का जो असर होता है, दवाई का जो क्या कहते हैं प्रभाव होता है, वो उसकी जीवन शैली से भी प्रभावित होता है। अगर जीवन शैली उसकी सही नहीं है तो दवाई का असर कम हो जाता है। इसलिए जो है हमारे ऋषि मुनि विधान बनाए हुए थे कि कब सोना है, कब जगना है, कब व्यायाम करना है, कब हमको पानी पीना है, कब हमको भोजन करना, उनके टाइम सब निहित थे बच्चों। इसलिए सबसे बड़ी जरूरी यह है कि जीवन शैली, क्योंकि जीवन शैली जो है ये सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। अब चरक साहब ने क्या कहा था, आचार्य चरक ने क्या कहा था कि सही भोजन ही सबसे बड़ी दवा है। अगर आपको पता, जब गंदे भोजन करोगे तो आपका शरीर धीरे धीरे तमाम प्रकार के टॉक्सिन जमा करेगा, तमाम प्रकार के जहर जमा करेगा। फिर उस जहर को आप बाहर नहीं निकाल पा रहे हो, चूंकि शरीर आपकी निकाल नहीं रही है, तो धीरे धीरे क्या करेगा वो आपके शरीर में फैलेगा और तमाम प्रकार की आपको बीमारियां देगा। तो इसलिए जो है चरक साहब ने कहा कि सही भोजन ही सबसे बड़ी दवा है। उसके बाद अगला नंबर जब आप अध्ययन करेंगे सुश्रुत और शल्य चिकित्सा। भी हमने बताया ना कि भारत में शल्य चिकित्सा का मतलब सर्जरी से है। सर्जरी का मतलब चीर फाड़ भाई। जैसे हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और कहते हैं कि बहुत डॉक्टर साहब हमरे पथरी हुई बा, कहते पित्ताशय में, तो जैसे पित्ताशय में पथरी बताएंगे ना, अब उसके पास एलोपैथ में कोई उपचार नहीं है। जैसे गए आपने, उसने कहा कि ठीक है इनका रिपोर्ट बनाओ, ये रिपोर्ट वो रिपोर्ट बना के फट से फाड़ के आपकी पथरी वो निकाल के पित्ताशय सहित बाहर कर देगा। ले आप आज के बाद झंझट खत्म। तो इसलिए सुश्रुत और शल्य चिकित्सा में सुश्रुत को विश्व का पहला सर्जन माना जाता है और इनकी जो पुस्तक का नाम है सुश्रुत संहिता है। तो ये शल्य चिकित्सा का महान ग्रंथ है जिसमें प्लास्टिक सर्जरी, मोतियाबिंद का ऑपरेशन, हड्डी जोड़ना, घाव का उपचार, इन तमाम प्रकार की तकनीकियों का वर्णन हजारों साल पहले उन्होंने अपनी पुस्तक में कर दिया था। और बच्चों आप लोगों को बताएं कि हमने जब सुश्रुत संहिता खोला तो उसमें देखा कि तमाम प्रकार के ऐसे औजार जो आज के नए मेडिकल साइंस के औजारों से मिलते जुलते हैं। अब कैसे उन लोगों ने स्टेनलेस स्टील उस समय विकसित कर लिया था जिससे वो ऑपरेशन कर देते थे मोतियाबिंद का, ये तो मतलब एक बार सोचते हैं तो शौक हो जाते हैं कि क्या उन लोगों के पास विज्ञान था। बस उस समय के लोगों ने उस विज्ञान को आगे नहीं डेवलप किया, नहीं तो आज हिंदुस्तान बहुत आगे होता। उन्होंने 300 अधिक ऑपरेशन और 100 से अधिक शल्य उपकरणों का वर्णन किया था और उसमें बाकायदे छपा हुआ है बच्चों की ये जो है उपकरण है जिससे मोतियाबिंद का ऑपरेशन, इससे हड्डी जोड़ने का, इससे क्या कहते हैं पेट फाड़ने का, वो कर लिए थे। अब अगला जो है बागभट्ट और अष्टांग आयुर्वेद। अष्टांग आयुर्वेद का आप बागभट्ट साहब को पढ़ेंगे बच्चों ना, अष्टांग हृदयम नाम की उनकी जो रचना है उसमें क्या कहते हैं इन्होंने इतना बढ़िया ढंग से आयुर्वेद के 8 अंग बताए थे और इसीलिए उसका नाम अष्टांग हृदयम है। अष्टांग का मतलब 8, अष्ट का मतलब 8 हो गया, ठीक ना। तो उन्होंने पहला काय चिकित्सा, दूसरा शल्य तंत्र, तीसरा शालाक्य तंत्र, चौथा बाल रोग, पांचवा विष चिकित्सा, छठवां मानसिक रोग, सातवां रसायन, 8वां वाजीकरण। अब देखिए अष्टांग आयुर्वेद के जो 8 अंग हैं इसमें पहला जो है काय चिकित्सा। इसकी अब काय चिकित्सा क्या है? शरीर के आंतरिक रोगों की चिकित्सा को काय चिकित्सा कहते हैं। देखिए जो बीमारी होती है ना
वो दो प्रकार की होती है, एक आंतरिक होती है, एक बाहरी। आपकी त्वचा पर फोड़ा, फुंसी और इस तरीके की बीमारियां हो गई तो वो बाह्य हो गया, और आपके अंदर कोई विकार उत्पन्न हो गया तो उसको आंतरिक बोलते हैं। तो जो काय चिकित्सा है ये आपके शरीर के अंदर जो रोग होते हैं उसका अध्ययन इसमें किया जाता है। इसमें जैसे आपको बुखार हो गया, आपको मधुमेह हो गया, आपका पाचन गड़बड़ा गया, आपको खांसी या सांस रोग हो गया, आपके शरीर में कोई अंदरूनी रोग पैदा हो गया, तो क्या कहते हैं इसके बारे में। इसके जनक जो थे आचार्य चरक थे, इनकी प्रमुख ग्रंथ जो थी वो चरक संहिता थी, और आधुनिक समानता इसकी मेडिसिन डिपार्टमेंट में आपको देखने को मिलेगी। दूसरा जो है वो शल्य तंत्र है। शल्य तंत्र क्या है बच्चों? शल्य का मतलब होता है शस्त्र। शल्य का मतलब क्या होता है? शस्त्र, ऑपरेशन, मतलब ऑपरेशन के द्वारा रोगों का उपचार शल्य तंत्र कहलाता है। भाई जैसे मान लीजिए आपके शरीर में कोई अंग डैमेज हो गया और अब वो किसी काम का नहीं है और वो इन्फेक्शन आपके शरीर में बढ़ाएगा तो उसको काट के निकालिए। इसी को क्या बोलते हैं? इसी को तो सर्जरी बोलते हैं। भाई जैसे मान लीजिए किसी आदमी के अंदर में अपेंडिक्स गड़बड़ा गया, तो अब अगर अपेंडिक्स पेट में रहेगा तो 2-3 दिन बाद जहर बन जाएगा, पूरे पेट में फैल जाएगा और आदमी मर जाएगा। इसलिए अब जरूरी है कि अपेंडिक्स को काट के बाहर निकालो, क्योंकि अब उसका वहां पर कोई काम नहीं है, अब वो बेकार हो चुका है, वो सड़न पैदा करेगा, गंदगी पैदा करेगा, विष पैदा करेगा और आदमी मर जाएगा। इसलिए जो है ये शल्य तंत्र के अंतर्गत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो शस्त्र ऑपरेशन, शस्त्र जो है इसके द्वारा रोग का उपचार किया जाता है। इसमें जो अध्ययन होता है ऑपरेशन का, घाव का उपचार होता है, हड्डी जोड़ना, शरीर के रोग निकालना और शल्य उपकरणों की चर्चा की गई है। इसके जो जनक हैं वो आचार्य सुश्रुत है, प्रमुख ग्रंथ सुश्रुत संहिता है, आधुनिक समानता सर्जरी ऑफ डिपार्टमेंट से है। अब शालाक्य तंत्र क्या है? अब देखिए नंबर 3 शालाक्य तंत्र है। मजेदार बातें हैं, एकदम आनंद पूर्वक पढ़ते रहिए, किसी प्रकार के, मैं जब पढ़ा दूंगा तो आपको दिमाग में आपके बैठ जाएगा, निकलेगा नहीं, क्योंकि मैं सोचता हूं कि 100% आप लोगों के दिमाग में, 100% आपके दिमाग में इन चीज़ों को सेट कर दिया जाए कि आपको दोबारा किताब खोलने की जरूरत ना पड़े, एक बार में इन चीज़ों की सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। अब जब शालाक्य तंत्र आप पढ़ना शुरू करोगे तो आंख, कान, नाक, गला, सिर के रोगों की चिकित्सा को शालाक्य तंत्र कहते हैं। हमारे यहाँ जैसे मेडिकल साइंस में आप जाओगे कहीं एंटिक दिखाएगा भैया, एंटी का, बस समझ रहे हैं? तो आंख, कान, नाक, गला, सिर के रोगों की चिकित्सा को शालाक्य तंत्र कहते हैं। इसमें जो अध्ययन होता है वो नेत्र रोग, कान रोग, नाक रोग, दांत रोग और गले के रोग, ये प्रमुख रोग हैं जिनका अध्ययन शालाक्य तंत्र में किया जाता था। इसके जो जनक थे वो आचार्य निमि थे। इनका जो प्रमुख अध्ययन था नेत्र और, जिसको ईएनटी आप लोग बोलते हो कि ईएनटी को दिखा लीजिए, आधुनिक समानता ईएनटी प्लस आई डिपार्टमेंट, ये उससे संबंधित रोगों का। इसमें अगला है कौमार्य भृत्य, या इसी को बाल रोग बोलते हैं। बच्चों एवं नवजात शिशुओं की चिकित्सा को कौमार्य भृत्य कहते हैं। जैसा कि नाम से कौमार्य है, कौमार्य का मतलब वो छोटे उम्र का, कौमार्य भृत्य कहते हैं। तो बच्चों और नवजात शिशुओं में जो बीमारी होती थी उसको कौमार्य भृत्य कहते थे। इसमें बाल रोग से संबंधित, नवजात शिशु देखभाल। अब देखिए चूंकि हम लोग भारतीय परंपरा से जुड़े हुए लोग हैं, तो हमारे यहाँ बच्चे पालने की परंपरा है। हमारे यहाँ बच्चा ऐसा नहीं है कि आप किसी आया को दे दीजिए या किसी ऐसी जगह पर जमा कर दीजिए जहाँ पर हम समय समय पर जा करके देखाएंगे, बाकी उसका पालन पोषण कोई कर रहा है। हमारे यहाँ बच्चा पैदा हुआ तो माँ अपनी छाती से बच्चे को हटाती नहीं है और उसकी इतनी देखभाल करती है, जितना संभव हो पाता उतनी करती है। तो नवजात शिशु देखभाल इसमें बताया गया है। पोषण बताया गया है कि बच्चे को कब, कैसे, कितना पोषण देना है, स्तनपान कराना है, वृद्धि और उसके विकास पर पूरा नजर रखा जाता है। इसके जो जनक थे वो आचार्य कश्यप थे और इनकी प्रमुख जो रचना थी वो कश्यप संहिता थी। ये अब आप जब इसकी मॉडर्न साइंस से आप इसकी समानता करोगे, ये जो पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट आप लोगों को जाएंगे, क्या कहते हैं, आपके जब मेडिकल कॉलेज में जाएंगे, जब किसी बड़े हॉस्पिटल में जाएंगे, तो वहाँ पर पीडियाट्रिक जो डिपार्टमेंट बना होता है वो जो काम करता है आज, वही काम हमारे क्या कहते हैं आचार्य कश्यप की जो प्रमुख ग्रंथ है कश्यप संहिता में आप लोगों को देखने को मिलता है। 5वां जो है अंगत तंत्र है, इसको विष चिकित्सा बोलते हैं। अब इसको आप जानिए, विष एवं जहर के प्रभाव और उपचार का विज्ञान अंगत तंत्र कहलाता है। देखिए बहुत मजेदार बात है भाई, जैसे मान लीजिए तब तो लोग मोस्टली जंगलों में रहते थे, तमाम कीट पतंगे, सांप, बिच्छू डंक मारते रहते थे लोगों को,
और यही आपका आयुर्वेद जो था, ऐसे ऐसे इसमें जड़ी बूटियां थी, ऐसे ऐसे क्या कहते हैं पेड़ों के क्या कहते हैं रस थे कि बस पिलाते ही अगर कोई आदमी बेहोश है नाक से डाल देते थे उसके शरीर में, और जैसे ही जाता था वो आदमी स्वस्थ हो जाता था। तो आप इसमें विष एवं जहर के प्रभाव में जब देखेंगे तो आपको सर्पदंश, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को सांप ने काट लिया, आप किसी आदमी को विषैले पदार्थ ने कोई आदमी विषैला पदार्थ खा लिया, या किसी आदमी को फूड पॉइजनिंग हो गई। फूड पॉइजनिंग आज तब भी होता था, आज भी होता। अभी आप जब आप अध्ययन करोगे भगवान बुद्ध के बारे में तो भगवान बुद्ध की मृत्यु अपने जीवन के लास्ट समय में क्या कहते हैं फूड पॉइजनिंग से ही हुई थी। आप विष उपचार और विष उपचार मतलब जो शरीर में किसी प्रकार की विषाक्तता हो गई है उसके उपचार का इसमें बताया गया था। इसके जो जनक थे वो आचार्य सुश्रुत थे, और प्रमुख विषय जो था वो टैक्सिकोलॉजी था। इसकी आधुनिक समानता टैक्सिकोलॉजी से मिलती है। अगला है छठा भूत विद्या। भूत विद्या है इसी को मानसिक रोग। देखिए मजेदार बात है, चूंकि भारतीय लोग जो है वो क्या कहते हैं ऐसे मानसिक रोगों में जो मन के विकारों की चिकित्सा को भूत विद्या कहते हैं। आज भी ये सब चलता रहता है हिंदुस्तान में, ये मिटा नहीं। इतनी क्या कहते हैं एडवांसमेंट होने के बाद, इतनी तकनीकी आगे आने के बाद, इतनी जागरूकता फैलने के बाद भी आप लोगों को ये सब चीज़ें दिखाई पड़ेंगी, जिसमें तनाव है, भय है, चिंता है, मानसिक रोग है, अवसाद है, इन सब चीज़ों का इसमें अध्ययन किया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई आदमी अवसादग्रस्त है तो कहीं अरे भाई इनका तो भूत पकड़ ले है। और तो ये सब चीज़ें जो है, इसलिए इसको देखिए, इसका भूत विद्या जो मानसिक रोग दिया गया है, जब आदमी अवसाद में, तनाव में, चिंता में, क्या कहते हैं भय में जीता है, तो इस तमाम तो इसके जो जनक थे वो आचार्य अथर्वण थे। इनका प्रमुख जो विषय था वो मानसिक स्वास्थ्य था। आधुनिक समानता इसकी साइकियाट्री से है। ये मजेदार चीज़ें हैं। अगला है रसायन तंत्र। रसायन तंत्र में आप देखिए शरीर को स्वस्थ, शक्तिशाली एवं दीर्घायु बनाने की जो चिकित्सा होती है उसको रसायन तंत्र कहते हैं। इसमें जो अध्ययन किया जाता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता का, स्मरण शक्ति का, युवावस्था बनाए रखना और स्वास्थ्य संरक्षण। देखिए शरीर में अगर आपकी इम्यूनिटी तगड़ी है तो आपको कोई बीमारी नहीं होगी, आपकी स्मरण शक्ति अच्छी रहे, इससे मजेदार बात क्या है, और आपके शरीर में जो युवावस्था है उसको बनाए रखे। भाई इतने प्रकार के क्रीम, पाउडर और क्या कहते हैं तमाम प्रकार के प्रोटीन, तमाम प्रकार की दवाइयाँ, तमाम प्रकार के फूड सप्लीमेंट आज हजारों हजार की संख्या में लोग खाते हैं, बस अपने शरीर की युवावस्था को बनाए रखें। तो इसमें जो है आपको बताया जाता है आप अपने शरीर को कैसे युवा बनाए रखें और उसके बाद अपने स्वास्थ्य को संरक्षण दें। इसका जो जनक थे वो आचार्य चरक साहब थे। इनकी जो प्रमुख विषय था वो रेजुविनेशन थेरेपी। रेजुविनेशन थेरेपी का मतलब ये होता है आपके शरीर को रेजुविनेट कर दे, मतलब एकदम नया कर दे। इसकी जो आधुनिक समानता है वो जेरियाट्रिक, जिसको वेलनेस साइंस बोलते हो आप, उसके अंतर्गत होता है। तो और आठवां जो है वो वजीकरण तंत्र है। वजीकरण तंत्र जो है परिभाषा इसमें इसकी जो दी गई है, प्रजनन शक्ति एवं यौन स्वास्थ्य बढ़ाने की चिकित्सा को वजीकरण तंत्र कहते हैं। देखिए भैया, चूंकि संसार में आए हो और क्या कहते हैं शादी विवाह और क्या कहते हैं वंश वृद्धि के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है प्रजनन शक्ति। तो जब आपका स्वास्थ्य सही रहेगा, आपका यौन स्वास्थ्य सही रहेगा, तो आप जो है अपने वंश की वृद्धि कर सकते हो। तो इसमें जो आप लोगों को बताया जाता है, जो इन्होंने इसमें अध्ययन किया, वो वीर्य वृद्धि का, संतानोत्पत्ति का, यौन स्वास्थ्य का और प्रजनन क्षमता का। इसके जनक जो है वो आचार्य बागभट्ट थे। अब ये जब इसका मॉडर्न साइंस से हम देखेंगे तो एंड्रोलॉजी और रिप्रोडक्टिव मेडिसिन से इसका हमको दिखाई पड़ता है। 10वां जो है वो आयुर्वेद का स्वर्णकाल। आयुर्वेद का जो स्वर्णकाल था बच्चों, वो 800 ईस्वी पूर्व से लेकर के 500 ईस्वी, 800 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईस्वी तक ये जो समय था ये आयुर्वेद का स्वर्णकाल माना जाता है, क्योंकि इसमें बड़े चिकित्सा विद्यालय बने, वैद्य तैयार किए गए, तमाम जड़ी बूटियों पर शोध हुआ, सर्जरी विकसित की गई और भारत में चिकित्सा विज्ञान बहुत उन्नत था। विदेशी आक्रमण और आयुर्वेद। अब देखिए जब इसको पढ़ना शुरू करोगे आप, देखिए इसमें थोड़ा सा हम आप लोगों को बताएं कि बड़े चिकित्सा विद्यालय जो बने थे उसमें, जिसमें नालंदा, तक्षशिला जैसे विद्यालय बने थे और कई हजार लोग उसमें पढ़ने के लिए देश विदेश से आते थे और बड़े बड़े वैद्य उसमें, बड़े बड़े आचार्य उसमें पढ़ाते थे और तमाम सारी चीज़ों पर खोज हुआ, शोध हुआ। बस क्या कहते हैं कि कुछ
समस्याओं की वजह से, तमाम आक्रमणों की वजह से उन पुस्तकों को जला दिया गया, फाड़ दिया गया, हटा दिया गया, इसलिए जो है नहीं मिल पाई, उनकी तमाम सारी चीज़ें ज्ञात नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखिए एक और टॉपिक है, विदेशी आक्रमण और आयुर्वेद। मध्यकाल में विदेशी आक्रमणों के कारण भारत की शिक्षा व्यवस्था कमजोर होगी, क्योंकि जब विदेशी आक्रमण करेगा तो सबसे पहली चोट जो करता है वो आपकी शिक्षा पर करता है, इसलिए कि जब आपकी शिक्षा को वो तोड़ देगा तो आप अपने आप धीरे धीरे टूट जाओगे। तो सबसे ज़्यादा कमजोर किया गया यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को। कई मतलब जो यहाँ के बहुत बड़े बड़े आयुर्वेदिक ग्रंथ थे उनको नष्ट कर दिया गया। धीरे धीरे यूनानी चिकित्सा और बाद में अंग्रेजी चिकित्सा का प्रभाव बढ़ता गया। आप देखेंगे कि एलोपैथ ने पूरे मार्केट को कैप्चर कर लिया। कहीं पर भी आपको कहीं भी चले जाइए, आपको गांव में भी क्या कहते हैं कोई डॉक्टर बैठा होगा तो वो आपको आयुर्वेद का प्रैक्टिस करता हुआ नहीं दिखाई पड़ेगा, वो एलोपैथ का प्रैक्टिस करता हुआ दिखाई पड़ेगा, क्योंकि आयुर्वेद की व्यवस्था को नष्ट करने के लिए इस पर बहुत सालों तक काम किया बहुत सारे देश के लोगों ने, और बाद में फिर मेडिकल साइंस के तमाम सारे धुरंधरों ने इसको नष्ट करने के लिए इस पर काम किया। तो धीरे धीरे जो है ये प्रणाली डाउन होती गई और ये क्या कहते हैं दूसरी पद्धतियाँ आगे बढ़ती गई। गांव में भी आयुर्वेद जीवित रहा। अगला है अंग्रेजों के समय का आयुर्वेद। ब्रिटिश शासन के दौरान एलोपैथी को बढ़ावा दिया गया। भाई उनका तो काम यही था कि उनको अपना माल बेचना है, तो जब तक वो आपकी पैथी को नकारेंगे नहीं, दुत्कारेंगे नहीं, रोक नहीं लगाएंगे, हटाएंगे नहीं, तब तक अपना कैसे बेच पाएंगे। तो इसलिए जो है उन्होंने एलोपैथी को बढ़ावा दिया। आयुर्वेद को पिछड़ा विज्ञान माना गया। जैसे उनका मानना ये था कि जैसे उनका है आपने कोई बुखार की दवा खा ली तो थोड़ी देर में उतर जाएगा, हमारा आप काढ़ा पियोगे तो 3-4 घंटे 5 घंटे में काम करेगा। तो इसलिए जो है उन्होंने इसको पिछड़ा विज्ञान मानना शुरू कर दिया। लेकिन भारतीय वैद्यों ने इसे बचाए रखा और कई गुरुकुल और आयुर्वेदिक विद्यालय ऐसे चलते रहे। जब 13वां अगला पॉइंट हम देखेंगे स्वतंत्र भारत में आयुर्वेद को, तो आज भारत आयुर्वेद को आधिकारिक मान्यता देती है। वो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष बनाया हुआ है भारत सरकार ने और बाकायदे उसको मान्यता दिया हुआ है, जिसमें योग है, यूनानी और सिद्ध और होम्योपैथी के विकास के लिए काम करता है। वो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष बनाया हुआ है जिसमें आयुर्वेद को भी विशिष्ट स्थान है। भारत में आयुर्वेदिक कॉलेज, रिसर्च सेंटर, पंचकर्म अस्पताल, औषधि कंपनियां आज इस समय बहुत तेजी से बढ़ रही हैं, क्योंकि लोग पुनः प्रकृति की तरफ लौट रहे हैं, आयुर्वेद की तरफ लौट रहे हैं और इन ऋषि मुनियों की पद्धतियों को अडॉप्ट कर रहे हैं कि कैसे वो सालों साल जीवित रहते थे और क्या कहते हैं अपने ज्ञान को लोगों तक पहुंचाते रहते थे। आयुर्वेद की मुख्य विशेषताएं। अब जब आयुर्वेद की मुख्य विशेषता का अध्ययन आप करना शुरू करोगे तो आयुर्वेद केवल रोग का इलाज नहीं करता है बल्कि रोग होने से रोकता है, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, प्राकृतिक उपचार देता है, भोजन और दिनचर्या पर जोर देता है। ये देखिए आप मतलब आपके शरीर में रोग होने ही नहीं देगा। अगर जैसे क्या है ना कि तमाम जड़ी बूटी, तमाम ऐसी आपके घर के मसाले में तमाम सारी चीज़ें ऐसी हैं, आपके भोजन में तमाम सारी ऐसी चीज़ें जो रोज़मर्रा का भोजन आप करते हो, सब्जियों में ऐसा है कि अगर उन सब्जियों को ले रहे हैं, उन मसालों को आप ले रहे हैं तो आपको बीमारी होएगी नहीं। वो बीमारी तो नहीं होगी, बस वो सामान ओरिजिनल होना चाहिए। तो इसलिए जो है वो पूरा आपके रोग होने से ले करके और आपकी भोजन दिनचर्या पर भी जोर देता है। अगला है पंचकर्म चिकित्सा। आयुर्वेद में शरीर शुद्धि के लिए पंचकर्म का उपयोग होता है, जिसमें वमन, उल्टी कराते हैं, विरेचन कराते हैं, बस्ती कराते हैं, नस्य कराते हैं और रक्त मोक्षण कराते हैं। पंचकर्म चिकित्सा में पंचकर्म क्या है? देखिए पंचकर्म, पंच का मतलब 5, पंच का मतलब 5, कर्म का मतलब क्रियाएं, अर्थात शरीर की शुद्धि करने वाली 5 मुख्य आयुर्वेदिक प्रक्रियाओं को पंचकर्म कहा जाता है। इनका उद्देश्य क्या है? पंचकर्म का उद्देश्य क्या? शरीर में दोषों, वात पित्त कफ को बाहर निकालना, शरीर को शुद्ध करना, रोगों को दूर करना, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना, शरीर और मन को स्वस्थ बनाना, सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं। पंचकर्म के 5 प्रकार। पहला वमन, इसका मतलब ये होता है उल्टी द्वारा दोषों को बाहर निकालना। आपके शरीर, आपके आमाशय तक की गंदगी जो है वो उल्टी के माध्यम से बाहर निकाल देगा। तो जैसे कफ दोष को शरीर से बाहर निकालने के लिए औषधि देकर कराई गई उल्टी को वमन कहते हैं। देखो मज़ेदार बात है, जैसे कफ क्या है ना, निकलने के 2 रास्ते हैं, या तो आपके क्या कहते हैं वो लैट्रिन से बाहर हो या तो आपके वोमिटिंग से बाहर हो। तो तमाम बार जो है ये पंचकर्म में ये व्यवस्था बनाई गई है। कुछ ऐसी सर्व पिलाते हैं आप लोगों को, कुछ ऐसी औषधियाँ पिलाते हैं, उसके बाद उससे उल्टी कराते हैं तो आपके शरीर के सारे कफ बाहर हो जाते हैं। इसमें उपयोग क्या होता है? कफ रोग, अस्थमा, खांसी, त्वचा रोग और एलर्जी,
लाभ इसकी क्या होती है, शरीर की शुद्धि हो जाती है, कफ कम कर हो जाता है, श्वास रोगों में लाभ होता है और पूरी छाती की सफाई हो जाती है। उदाहरण, जिस व्यक्ति को बहुत अधिक बलगम, पुरानी खांसी या अस्थमा हो, उसे चिकित्सक मदन फल या यष्टि मधु जैसी औषधि देकर वमन कराते हैं, जिससे कफ बाहर निकल जाता है। विरेचन क्या है? दस्त द्वारा शरीर शुद्धि। परिभाषा, पित्त दोष को बाहर निकालने के लिए औषधि देकर कराई गई शुद्धि क्रिया को विरेचन कहते हैं। जैसे मान लीजिए किसी आदमी को बहुत ज़्यादा पित्त बन रहा हुआ और पेट नहीं साफ हो रहा, तो उसको ऐसी कुछ औषधियाँ पिला करके कि उसको तेज़ी से क्या कहते हैं हो लूज मोशन, दस्त हो और उसका पेट साफ हो जाए, धीरे धीरे वो बीमारी ठीक हो जाएगी। तो इसमें किसमें उपयोग होता है इसका? पित्त रोग में, त्वचा के रोग में, कब्ज में और लीवर रोग में ये जो है इसका। और लाभ देखिए इसका, पित्त शुद्धि हो जाता है, पेट साफ हो जाता है, त्वचा रोगों में लाभ करता है और पाचन सुधारता है। उदाहरण, त्वचा रोग, पित्त बढ़ने या कब्ज होने पर त्रिवृत्र लेह या एरंड तेल, एरंड का मतलब जिसको आप एरंडी कहते हो, गांव में रेड़ी बोलते हैं, एरंडी का तेल जैसी औषधि देकर दस्त कराया जाता है ताकि शरीर से पित्त दोष बाहर निकल जाए। बस्ती, इसका अर्थ क्या है? औषधि द्वारा एनीमा चिकित्सा, मतलब गुदा मार्ग से औषधि या तेल देकर वात दोष या का उपचार करना बस्ती कहलाता है। इसमें उपयोग क्या होता है? वात रोग, गठिया, कमर दर्द और कब्ज। इसका लाभ क्या है? वात संतुलन हो जाता है, जोड़ों के दर्द में आराम होता है, शरीर को शक्ति मिलने लगती है और कब्ज से राहत मिल जाता है। उदाहरण, गठिया, कमर दर्द या वात रोग में तिल या दशमूल काढ़ा गुदा मार्ग से दिया जाता है, जिससे वात दोष शांत होता है। नस्य, इसका मतलब नाक द्वारा औषधि देना। परिभाषा इसकी क्या है? नाक के माध्यम से औषधि या तेल देने के को नस्य कहते हैं। इसमें उपयोग क्या होता है? सिर रोग, साइनस, माइग्रेन और बाल झड़ना। लाभ क्या है इसके? सिर एवं नाक की शुद्धि, मानसिक शांति, स्मरण शक्ति में सुधार हो जाता है, सिर दर्द में राहत मिलता है। इसके उदाहरण क्या है? आज भी देखिए तमाम लोग साइनस की बीमारी से परेशान है, माइग्रेन से परेशान है। तो साइनस या माइग्रेन जैसी जो रोगी होते हैं उनके नाक में अनुतैल या घृत की बूंदें डाली जाती हैं, जिससे सिर और नाक के रोगों में आराम मिलता है और धीरे धीरे क्या कहते हैं वो ठीक हो जाता है। रक्तमोक्षण, रक्तमोक्षण क्या चीज़ है? आप देखेंगे ना, दूषित रक्त को बाहर निकालना, शरीर में दूषित रक्त को निकालने की प्रक्रिया को रक्तमोक्षण कहते हैं। इसका उपयोग कहाँ है? त्वचा रोग में, सूजन में, फोड़े फिंसी में, रक्त विकार में। लाभ क्या है इससे? रक्त शुद्धि है, त्वचा रोगों में आराम है, सूजन कम करता है, रक्त विकारों में लाभ करता है। उदाहरण, त्वचा रोग या सूजन होने पर जोंक समझते हैं ना, पानी में पाया जाता है, लगाकर दूषित रक्त निकाला जाता है, जिससे रोग में राहत मिलती है। पंचकर्म से पहले की प्रक्रियाएं। पहला है स्नेहन। स्नेहन का मतलब शरीर में तेल या घी लगाना या सेवन कराना। इसका उद्देश्य शरीर को चिकना बनाना, दोषों को ढीला करना। उदाहरण, रोगी के शरीर पर तिल तेल या औषधीय घी से मालिश की जाती है। स्वेदन, स्वेदन का मतलब भाप या गर्मी देना। उद्देश्य क्या है? शरीर में पसीना लाना, दोषों को बाहर निकालने के लिए तैयार करना। क्योंकि जब आप भाप देंगे शरीर को तो धीरे धीरे आपके शरीर के जितने भी रोम हैं वो सब खुल जाते हैं, तो धीरे धीरे अशुद्धि उससे बाहर हो जाती है। रोगी को भाप दी जाती है, जिससे शरीर से पसीना निकलता है और दोष ढीले हो जाते हैं। पंचकर्म का महत्व, ये शरीर की गहरी सफाई करता है, रोगों की जड़ तथा उपचार करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, मानसिक तनाव कम करता है, शरीर को पुनः ऊर्जावान बनाता है, वात पित्त और कफ को संतुलित करता है। ये काम इसके हैं बच्चों। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है इसके? पंचकर्म आयुर्वेद की शोधन चिकित्सा है। देखिए मजेदार बात है ये कि पार्ट ऑफ आयुर्वेद है पंचकर्म। जब आप इसका अध्ययन करना शुरू करोगे तो पंचकर्म जो है वह आयुर्वेद का पार्ट है और आयुर्वेद के पाठ में उसके शोधन की चिकित्सा है। मतलब पहले शरीर ये पूरी शुद्ध कर दीजिए, फिर उसके बाद जो औषधि आप उस आदमी को दोगे वो इतनी तेजी से काम करेगा कि आदमी बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाएगा। पंचकर्म में शरीर से दोष बाहर निकल जाते हैं। वमन कफ दोष के लिए मुख्य चिकित्सा है। विरेचन पित्त दोष के लिए उपयोगी होता है। बस्ती वात दोष की मुख्य चिकित्सा मानी जाती है। नस्य नाक एवं सिर रोगों में उपयोगी है। रक्त मोक्षण रक्त की शुद्धि करती है। अब देखिए आज दुनिया में आयुर्वेद कहाँ है, क्या पोजीशन है? आपके भारत में ये स्टार्ट आपके भारत से, इस भारत की देन है ये। और अब चूंकि
जो दुनिया के बड़े राष्ट्र थे, जिनको आप महाशक्ति कहते हो, जिनको आप ताकतवर देश जानते हो, ऐसे देश भी इसको अपना रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब वो प्रकृति की तरफ लौटना चाहते हैं। विकास का चरमोत्कर्ष उन्होंने पा लिया है। आज अमेरिका है, यूरोप के सारे देश लगभग हैं, रूस है और कई देश जो आयुर्वेद की लोकप्रियता को देख करके उसको धीरे धीरे अपना रहे हैं। और तमाम प्रकार की हर्बल दवाइयाँ, योग, पंचकर्म, प्राकृतिक उपचार इसको अपना रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जब तक प्रकृति की तरफ नहीं लौटेंगे तो क्या कहते हैं, साधन में सुख नहीं है, सुख कहाँ है, साधना में है। इसलिए लौट चलो अपने मूल की तरफ, प्रकृति की तरफ लौट चलो और वहीं पर चल करके सुकून को ढूंढो। आधुनिक समय में अब देखिए अगला जो है, आधुनिक समय में आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई प्रमुख योजनाएं एवं पहल। तो भारत सरकार ने आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी इन सभी लोगों को मिला करके एक मिनिस्ट्री ऑफ आयुष बनाया। इसका जो कार्य यह है कि सभी लोगों को क्या कहते हैं, तमाम योजनाएं शुरू किया कि इन योजनाओं के माध्यम से आयुर्वेद को बढ़ाया जाए, आधुनिक स्वास्थ्य व्यवस्था से जोड़ा जाए, अनुसंधान बढ़ाया जाए, शिक्षा सुधारा जाए और लोगों को आयुर्वेदिक सेवाएं पहुंचाया जाए, ताकि रोग जो है उनके शरीर से पूर्ण रूप से समाप्त हो सके और वो रोग मुक्त हो सके। इसके लिए भारत सरकार ने आयुष मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की शुरुआत 9 नवंबर 2014, पहले आयुष स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत विभाग था, लेकिन 2014 में इसे पूर्ण मंत्रालय बना दिया गया। इसका पूरा नाम जो है वो आयुर्वेदा, आयुष का पूरा नाम जो है, ए से आयुर्वेदा, वाई से योगा एंड नेचुरोपैथी, यू से यूनानी, एस से सिद्धा और एच से होम्योपैथी, इनसे मिल करके बना हुआ है आयुष। इसका उद्देश्य क्या है? तो ये आयुर्वेद एवं पारंपरिक चिकित्सा को बढ़ावा देता है, आयुष शिक्षा और अनुसंधान को मजबूत करता है, आयुष अस्पताल और कॉलेज विकसित करता है, लोगों को प्राकृतिक चिकित्सा की तरफ प्रेरित करता है। इसका मुख्य कार्य क्या है? आयुष अस्पताल खोलना। देखिए अभी बीच के कुछ सालों में, मतलब बीच के कुछ सालों का मतलब नहीं, अभी मतलब 40-50 साल पीछे चले जाएंगे ना, तो आयुर्वेद खत्म हो गया था, एकदम खोजे नहीं मिल रहा था, क्योंकि लोग जो है बिल्कुल विरक्त हो गए थे। तो आयुष अस्पताल खोलना, आयुर्वेदिक दवाओं का मानकीकरण करना, रिसर्च संस्थानों की स्थापना करना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयुर्वेद का प्रचार करना। इसका महत्व क्या है? आयुर्वेद को पहली बार अलग मंत्रालय मिलने से इसे राष्ट्रीय स्तर पर, देखिए जब तक किसी चीज़ को, जब तक आप बड़ा पहचान दिलाना चाहते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर लाना चाहते हैं, तो जब तक उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा नहीं करेंगे, स्पेशल नहीं करेंगे, तब तक उसको वो प्रसिद्धि, वो स्थान नहीं मिल पाता। इसलिए जब 2014 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी, तो उसके बाद उन्होंने आयुष मंत्रालय का गठन किया और इसमें उन सभी चीज़ों को जोड़ करके, जिसमें आपका योग है, यूनानी है, सिद्धा है और क्या कहते हैं ये आयुर्वेद, सबको मिला करके इन्होंने इस मंत्रालय की रचना की, ताकि लोग इसको जानें, इससे लाभान्वित हों। इसलिए दूसरा है राष्ट्रीय आयुष मिशन। तो इसकी शुरुआत 15 सितंबर 2014 को किया। देखिए ये छोटे छोटे पॉइंट हैं बच्चों, इसको याद रखिएगा, यहीं से क्वेश्चंस बनते हैं कि क्या कहते हैं आयुष की स्थापना कब हुई, आयुष मिशन की, राष्ट्रीय आयुष मिशन की स्थापना कब हुई। तो आप लोगों को देख करके मिलेगा कि 15 सितंबर 2014। इसका उद्देश्य क्या था? देश में आयुष सेवाओं को मजबूत करना, ग्रामीण क्षेत्रों तक आयुर्वेद पहुंचाना, आयुष अस्पताल एवं औषधालय विकसित करना। मुख्य कार्य इसके क्या थे? अब देखिए मज़ेदार बात यह है कि आयुष अस्पतालों, इसके पहले नहीं था, आयुष अस्पतालों का निर्माण करना, पुराने आयुष केंद्रों का सुधार करना, पंचकर्म केंद्र स्थापित करना, औषधीय पौधों की खेती बढ़ाना, आयुष डॉक्टरों की नियुक्ति करना। योजना के अंतर्गत जिला अस्पतालों में आयुष विंग, पीएचसी और सीएचसी में आयुष सेवाएं, योग एवं पंचकर्म सुविधाएं उपलब्ध करा रही है सरकार। लाभ क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में आयुर्वेदिक उपचार बढ़ा, लोगों को कम खर्च में इलाज मिलने लगा, पंचकर्म चिकित्सा लोकप्रिय हुई। अगला है आयुष्मान भारत में आयुष एकीकरण शुरुआत। देखिए यही छोटे छोटे पॉइंट हैं, इनको आप मार्क करिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं, यहाँ से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे कि इस आयुष्मान भारत में आयुष एकीकरण की शुरुआत कब हुई, या पूछ लिया इसमें किन किन क्या कहते हैं चिकित्सा पद्धतियों को जोड़ा गया है। तो आधुनिक चिकित्सा के साथ आयुर्वेद को जोड़ा गया है। इसमें मुख्य कार्य क्या है? हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में आयुष सेवाएं, योग एवं आयुर्वेद परामर्श,
जीवन शैली का आयुर्वेदिक उपचार। लाभ क्या है इसका? मधुमेह में, मोटापा, तनाव जैसे रोगों में आयुर्वेद का उपचार बढ़ा। देखिए इसके पहले क्या था ना, लोग एकदम फुल्ली क्या कहते हैं जाकर के एलोपैथ पर निर्भर हो गए थे मधुमेह, मोटापा, तनाव जैसे रोगों के लिए, लेकिन वहाँ पर जब तक वो दवाइयाँ लेते थे तब तक उनका खत्म रहता था, जैसे ही दवा छोड़ते थे तैसे गड़बड़ा जाता था। तो इसलिए जो है आयुर्वेद के माध्यम से इनकी जड़ों पर प्रहार किया जा रहा है और आदमी को रोग मुक्त किया जा रहा है, जिसमें प्रिवेंटिव हेल्थ केयर को बढ़ावा मिल रहा है। अगला है आयुष स्वास्थ्य एवं केंद्र कल्याण केंद्र का शुरुआत। यह भी, इसकी भी शुरुआत 2018 के बाद हुई। उद्देश्य गांव और छोटे शहरों तक आयुष सेवाएं पहुंचाना। देखिए क्या है ना कि अभी भी गांव में जो अभी आप जाकर के गांव में पूछेंगे ना तो लोगों को आयुष के बारे में बताना पड़ता है। शहरों में जो बहुसंख्यक आबादी पढ़ी लिखी है उन लोगों ने आयुष को ही ज़्यादातर अपनाने की कोशिश किया हुआ है, क्योंकि उनको लगता है इसको अपनाने से हम बहुत सारी बीमारियों से बचे रहेंगे और जो बीमारियां जड़ से समाप्त हो जाएंगी, इसलिए वो उस पर गए। अब गांव के लोगों को चूंकि सरकारें तमाम छोटे छोटे मिशन चला करके, तमाम छोटे छोटे क्या कहते हैं व्यवस्थाएं बना करके इन लोगों तक इसको पहुंचा रही हैं कि लोग इसको जानें और इसकी तरफ मुखातिब हों, क्योंकि ये रोग की जड़ों पर प्रहार करता है। इसके मुख्य कार्य क्या है? योग सेवाएँ हैं, आयुर्वेदिक परामर्श है, पंचकर्म सुविधा है, प्राकृतिक चिकित्सा है। इसके लाभ क्या हैं? ग्रामीण जनता को आयुर्वेदिक उपचार उपलब्ध हुआ, स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ी। आयुष ग्रिड परियोजना, इसकी भी शुरुआत जो है 2018। उद्देश्य क्या है? आयुष प्रणाली को डिजिटल। मज़ेदार बात यह है कि अब सारी चीज़, चूँकि भाई डिजिटल क्रांति का युग है, लोगों को अब जैसे क्या कहते हैं एलोपैथ डिजिटल है, वैसे क्या कहते हैं आयुष को भी डिजिटल बना दिया गया। मुख्य कार्य क्या है? डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड, ऑनलाइन आयुर्वेद परामर्श, आयुष डेटा संग्रह, ई लर्निंग सुविधा। लाभ क्या है? तकनीक के माध्यम से आयुर्वेद को आधुनिक रूप मिला, ऑनलाइन उपचार और शिक्षा आसान हुई। WHO, देखो कितनी मज़ेदार बात है, WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन। अब सोचो WHO, ठीक है, WHO तो आपका है नहीं, WHO किसका है? संयुक्त राष्ट्र संघ का है। अब WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन, अगर उसने इसको किया 2022 में जामनगर गुजरात में इसकी स्थापना हुई, तो भारत सरकार प्लस विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, हमने कहा ना जैसे जो WHO भाई हमारा तो है नहीं, ये तो बड़ा संगठन है, लेकिन जब वो इसको तवज्जो दे रहा है तो आप जानिए कि इसका प्लेटफॉर्म बड़ा है, ये बड़ी चीज़ है। तो इसलिए जो है भारत सरकार और WHO दोनों मिल करके इसको गुजरात के जामनगर में पहली बार इसको स्थापित किए। उद्देश्य विश्व स्तर पर पारंपरिक चिकित्सा और आयुर्वेद को बढ़ावा देना। मुख्य कार्य क्या है? आयुर्वेद रिसर्च करना, वैश्विक मानक तैयार करना, वैज्ञानिक प्रमाण विकसित करना। महत्व, भारत आयुर्वेद का वैश्विक केंद्र बनकर उभरा है। प्रधानमंत्री, अगला है प्रधानमंत्री आयुर्वेद अनुसंधान योजनाएं। उद्देश्य क्या है इसका? आयुर्वेद में वैज्ञानिक रिसर्च बढ़ाना। मजेदार बात है ये। कार्य क्या है इसके? नए आयुर्वेदिक दवाओं पर। देखिए जब तक नई दवाएं नहीं आएंगी, क्या कहते हैं, नए रिसर्च नहीं होंगे, तब तक कोई भी पैथी हो वो पैथी जो है धीरे धीरे पीछे हो जाएगी। इसलिए नई खोज, नई शोध, नई तकनीकी का डेवलपमेंट होना जरूरी है, और ये तब होगा जब सरकारें ऐसी पैथियों पर फंडिंग करती हैं, इन पर रिसर्च कराती हैं, इनके क्या कहते हैं डॉक्टर्स को तवज्जो देती हैं, तब ये चीज़ें बढ़ पाती हैं। अब इसमें जैसे कैंसर, मधुमेह, तनाव आदि रोगों पर अध्ययन और इसका क्लिनिकल ट्रायल भी चल रहा है। लाभ क्या है इसके? आयुर्वेद को वैज्ञानिक आधार मिला, आधुनिक चिकित्सा जगत में विश्वास बढ़ा। अगला है औषधीय पौधों के लिए राष्ट्रीय औद्योगिक पादप बोर्ड। अब देखा, अब तक क्या कहते हैं थे, लेकिन इनको वो क्या कहते हैं वो जो तवज्जो मिलना चाहिए वो नहीं हो पाते थे, इसलिए जो है औषधीय पौधों के लिए राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड का गठन किया गया है। ये कब? सन 2000 में। मंत्रालय, ये आयुष मंत्रालय से है। उद्देश्य क्या है? औषधीय पौधों की खेती और संरक्षण। आज की डेट में देखो, जिन लोगों ने परंपरागत खेती से हट करके और औषधीय, जैसे किसी ने अश्वगंधा की खेती कर लिया, किसी ने चिरैता की खेती कर लिया, तो आप देखिए बहुत पैसे कमा रहे हैं वो लोग। तो इसलिए ऐसे पादपों को संरक्षित किया जा रहा है, उनको बढ़ावा दिया जा रहा है, ताकि क्या कहते हैं सुचारू रूप से ऐसी औषधियाँ मिलें और उनसे आयुर्वेदिक दवाएँ बने, जिससे बहुतायत में लोग लाभान्वित हों। इसके मुख्य कार्य क्या है? किसानों को सहायता और औषधीय खेती की, पौधों की खेती, जड़ी बूटी का संरक्षण। लाभ क्या है इसका? आयुर्वेदिक दवाओं के लिए कच्चा माल उपलब्ध हुआ, किसानों की आय बढ़ी। मजेदार बात यही है कि किसानों की आय बढ़ी। अगला है आयुर्वेद दिवस। ये इसकी शुरुआत 2016 में। देखिए भैया,
हम आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि ये जो हम डिफाइन कर रहे हैं ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। एक दो बार सिर्फ हमारे PDF को आप घुमा करके पढ़ लोगे तो जिस ताकत के साथ मैंने आप लोगों को डिफाइन किया हुआ है, अगर इसी ताकत के साथ आप लोगों ने इसको पढ़ लिया तो पक्का ही आपको रटा जाएगा, आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरी गारंटी है। और आने वाले समय में और इसको क्या कहते हैं क्लेरिफिकेशन के साथ जो है आप लोगों को बताया जाएगा। तो शुरुआत 2016 धनतेरस के दिन मनाया जाता है। उद्देश्य क्या है? आयुर्वेद के प्रति जागरूकता बढ़ाना। मुख्य कार्य स्वास्थ्य शिविर, योग कार्यक्रम, आयुर्वेद प्रदर्शनी, जागरूकता अभियान। लाभ क्या है? युवाओं में आयुर्वेद के प्रति रुचि बढ़ी का इस देखिए आपको ना, जैसे लोग कहते हैं जिस ओर जमानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो युवाओं में आयुर्वेद के प्रति अगर एक बार रुचि पैदा कर दी गई तो आने वाली जितनी भी पीढ़ियां आएंगी ना वो आयुर्वेद को भली भांति जानती रहेंगी। इसलिए जो है युवाओं में आयुर्वेद के प्रति रुचि सरकार बढ़ाने की पूरी चेष्टा कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका प्रचार हो रहा है। अगला, कोविड-19 के दौरान आयुष पहल समय 2020-21 में मुख्य कार्य इसका क्या था? आयुष काढ़ा सलाह, इम्यूनिटी बढ़ाने वाले उपाय, योग एवं प्राणायाम प्रचार, आयुष 64 दवा का उपयोग, लोगों में रोग प्रतिरोधक क्षमता के प्रति जागरूकता बढ़ी। अगला है आयुर्वेदिक औषधियों की मांग बढ़ी। आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए अन्य आधुनिक कदम। पहला, आयुष कॉलेजों की संख्या बढ़ाना। देश भर में नए आयुर्वेदिक कॉलेज और विश्वविद्यालय खोले गए। दूसरा, पंचकर्म सेंटर, आधुनिक पंचकर्म थेरेपी सेंटर स्थापित किए गए। विदेशों में आयुर्वेद का प्रचार। भारत ने कई देशों में आयुष सूचना केंद्र खोले हैं। आयुर्वेदिक दवाओं का निर्यात। भारत में आयुर्वेदिक दवाएं विदेशों में भेजी जा रही हैं। महत्वपूर्ण तथ्य, आयुष मंत्रालय 2014 में बनाया गया था। अब एक बार इसको आप लोग फिर ठीक से सुन लीजिए भाई, क्योंकि ये आप लोगों के काम की चीज़ है और यहीं से प्रश्न बनेंगे आप लोगों को, ये आप लोग इस पर ध्यान दीजिएगा। आयुष मंत्रालय 2014 में बनाया गया था। राष्ट्रीय आयुष मिशन 2014 में शुरू हुआ। WHO का ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन गुजरात के जामनगर में स्थापित है। अगला, आयुर्वेद दिवस 2016 से मनाया जा रहा है। अगला, आयुष ग्रिड परियोजना आयुर्वेद को डिजिटल बनाने के लिए शुरू की गई है। अगला, कोविड-19 के दौरान आयुष मंत्रालय ने रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने पर जोर दिया, क्योंकि रोग प्रतिरोधक क्षमता अगर आपके शरीर की अच्छी है तो बीमारी आपसे हार करके भाग जाएगी। और इसी के साथ एक बार पुनः आप सभी लोगों का इस अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करते हैं। ये जो UPSSC आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट का जो बैच चल रहा हुआ है, जिसमें हम आप लोगों के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे, हमेशा आपके साथ लगे रहेंगे। इस पे जितने भी प्रकार के वीडियोज, जितने भी प्रकार के MCQ, PDF का क्लास, डेली क्विज जो भी हो पाएगा हम लोग पूरी कोशिश करके आप लोगों को उपलब्ध कराते रहेंगे। और आप लोग हमारे इस चैनल को ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें, लोगों को फॉरवर्ड करें और ज्वाइन करें। हमारा फीस का जो अभी ऑफर है वो मात्र 999 रुपया है। तो आप लोग इसके साथ स्टार्टिंग कर सकते हैं, अपना क्या कहते हैं आने वाला भविष्य उज्जवल बना सकते हैं। इसी के साथ थैंक यू, जय हिंद।